हाँ जी, ये जजमेंट्स हैं अपनी जो पेंडिंग अपनी चल रही थी 2025 की, ठीक है? तो ये बीएनएसएस से रिलेटेड हैं जजमेंट्स, इसमें हम 3 जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। तीनों की तीनों बीएनएसएस या सीआरपीसी कह सकते हो उससे संबंधित हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जी? चलो अब 35 नंबर केस जो है वो डिस्कस करते हैं, 35th बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी 2 डी में कंप्लेंट डिफाइंड है ना, तो उसी से रिलेटेड है। ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ सीआरपीसी मस्ट बी फाइल्ड बिफोर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है? नॉट एन एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। तो क्योंकि उसमें जो वर्ड है कंप्लेंट बिफोर द कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट वर्ड के ऊपर क्लैरिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि मजिस्ट्रेट मीन्स ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉट द एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब आप जज के पास जो है कंप्लेंट लगाएँगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लगाएँगे, ना कि एसडीएम के पास कंप्लेंट लगाएँगे, ठीक है? जो बीएनएसएस की कंप्लेंट है, सीआरपीसी की कंप्लेंट है। तो ये रिलेट करते हैं जी सेक्शन 2 क्लॉज़ डी सीआरपीसी एंड सेक्शन 2 क्लॉज़ एच ऑफ बीएनएसएस, ठीक है? मतलब जो नया सेक्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है वो 2 एच है। अब जो कंप्लेंट डिफाइन करी हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो 2 एच में है, ठीक है जी? तो ये केस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट केस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। तो ये फंडामेंटल राइट्स और बीएनएसएस जो है दोनों से कनेक्टेड केस है, ठीक है? तो इसमें एक बार हेल्ड चेक करेंगे। हेल्ड क्या है इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस प्रोवाइड करी हैं रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो ये प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट से संबंधित जो है वो मामला है। डायरेक्शंस प्रोवाइड करी हैं कि भई आप अरेस्ट के बाद जो है क्या करना होता है पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है? पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस किया है। कहते हैं द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डायरेक्शन, द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग द अरेस्टेड पर्सन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट in the light of and under Article 22, Clause 1 of the Constitution of India is not a mere formality but a mandatory binding constitutional safeguard that is the fundamental right. तो जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि जैसे ही आप अरेस्ट करें तो अरेस्ट करते टाइम जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है एक्यूज को बताना ज़रूरी है। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अरेस्टी पर्सन जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है बेसिकली कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएँ, ठीक है? तो उसको कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आप इसको फॉर्मेलिटी ना समझो, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, पहली बात तो। दूसरी बात जो है उसमें कह रहे हैं द इन्फॉर्मिंग ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज मैंडेटरी इन ऑल ऑफेंसेस अंडर ऑल स्टैट्यूट्स इंक्लूडिंग द ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। अब उसकी जगह पे जो है नया लॉ है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये मैंडेटरी है, आप फंडामेंटल राइट जो है ठीक है फुलफिल करें, आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एक्यूज को बताएं हर ऑफेंस के अंदर, नॉट ओनली द ऑफेंसेस ऑफ बीएनएस या कोई अदर लॉ, हर कोई भी ऑफेंस है किसी भी लॉ का है, हर हर केस में जब भी आप अरेस्ट करते हैं तो आप बताएंगे जरूर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है? तो मैंडेटरी का है इन ऑल ऑफेंसेस। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट है बात, ये ना बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और ना ही बीएनएसएस में प्रोसीजर वाइज़ लिखी हुई है कि भई वो रिटन में बताना होता है या ओरल बताना होता है। आज तक जो है वो ओरल बताते आए, ठीक है? जैसे गए अरेस्ट करने तो उसको बता दिया भई ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है तेरे को, ठीक है? मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, इस ग्राउंड के बेस पे हम तेरे को अरेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है? अरेस्ट कर रहे हैं। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने अब थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज कर दिया है। उन्होंने कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द अरेस्टी इन द लैंग्वेज ही और शी अंडरस्टैंड्स। मतलब जिस लैंग्वेज में वो समझ सके, उस लैंग्वेज में आपने रिटन में
ये फंडामेंटल राइट की कंप्लायंस करनी है। आप ऑरली देके ठीक है, काम खत्म नहीं होता कि आपने ऑरली बता दिया। ऑरली का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने बताया भी है या नहीं बताया। तो आप ऑन रिकॉर्ड लेकर आइए, आप कम्युनिकेशन जो है वो रिटन में करिए और वो भी उस लैंग्वेज में जिसमें वो समझ सके, ठीक है? 4th बात है नेक्स्ट कि इन केस वेयर द अरेस्टिंग ऑफिसर मतलब पर्सन इज़ ठीक है, अरेस्टिंग ऑफिसर एक्चुअली अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर को बोला पर्सन जो है कोई प्राइवेट पर्सन ऑथराइज्ड कई बार अरेस्ट कर सकता है अगर मैजिस्ट्रेट ने किया हो, तो लिख रहे हैं। तो इन केस वेयर द अरेस्टिंग ऑफिसर या पर्सन इज अनेबल टू communicated the grounds of arrest in writing on or soon after the arrest, then it be so done orally, ठीक है? तो कई बार चलो अभी राइटिंग का कोई साधन नहीं है, जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है उस टाइम आप इतने ऑरली बता दीजिए, ठीक है ना? उतना टाइम आप ऑरली इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है। एंड द सेट ग्राउंड्स बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग विद इन ए रीज़नेबल टाइम और इसके बाद ये नहीं है कि ऑरली बता दिया, काम खत्म हो गया। इसके बाद आपने जल्दी से जल्दी रीज़नेबल टाइम में जो कम्युनिकेशन है वो रिटन में करनी ही करनी है। एंड एक बात और क्लियर करी है एंड इन एनी केस एट लीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू द प्रोडक्शन ऑफ द अरेस्टी फॉर रिमांड प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब पुलिस ऑफिसर को क्या करना होता है अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है एक्यूज को, ठीक है? तो वो भी एक समय है उनके पास मैक्सिमम अपने पास वो 24 आवर्स रख सकते हैं थाने में। तो जब आप रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास बंदा लेकर जाएँगे, एक्यूज़ को पेश करेंगे, तो कम से कम 2 घंटे पहले जो है, आप उसको रिटन में बता देंगे। रीज़नेबल टाइम भी एक्सप्लेन कर दिया कि रीज़नेबल टाइम वैसे तो आप जल्दी से जल्दी रिटन में बताइए, बट मैक्सिमम आप ठीक है? कहाँ तक इसको खींच सकते हैं? सिर्फ़ 2 घंटे के गैप से पहले तक, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर 2 बजे आपने भई मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ठीक है? 2 बजे अगर पेश करना है तो 12 बजे तक जो है 12 बजे तक जो है वो रिटन में कम्युनिकेट आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कर चुके हों, अरेस्टी को, एक्यूज़ पर्सन को, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखने वाली है 2 आवर्स प्रायर टू द प्रोडक्शन ऑफ arrestee बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी? नेक्स्ट बात कही है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द अबव द अरेस्ट एंड द सब्सिक्वेंट रिमांड वुड बी रेंडर्ड इलीगल एंड द पर्सन विल बी एट लिबर्टी टू बी सेट फ्री, ठीक है? अगर आपने इन चीज़ों की पालना नहीं करी, ऊपर जो हमने गाइडलाइंस दी हैं कि मैंडेटरी है सारे ऑफेंसेस में कम्युनिकेशन रिटन में करनी है, तो उस केस में एक तो जो अरेस्ट कर रखी है, वो भी इलीगल मानी जाएगी, जो रिमांड दी है, रिमांड को भी हम इलीगल बोलेंगे। क्लियर? तो लास्ट में हम चेक करेंगे दिस केस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्यूज व्यक्ति का और सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस जो है वो लिंक होता है क्योंकि 47 ऑफ बीएनएसएस जो है वो प्रोसीजर बताता है। वो दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है? जो आर्टिकल में बात लिखी है वही उन्होंने सेक्शन 47 में लिखी हुई है, ठीक है? तो केस इंपॉर्टेंट है जी प्री और मेंस के लिए मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें क्या बताया? डायरेक्शंस रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट रिलेटेड टू स्पेशली आर्टिकल 22 क्लॉज 1, ठीक है जी? क्योंकि उसको सीरियस नहीं लिया जाता था ठीक है, पुलिस द्वारा। इस वजह से ये गाइडलाइंस देखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट केस पे आएँगे 37 जो केस है केस का नाम आ रहा है जी मैसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल वर्सेस ए गणानेशकरण 2025 सुप्रीम कोर्ट, ये भी डिवीजन बेंच का है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रही है कि कंप्लेनेंट इन ए चेक डिसऑनर केस ए कंप्लेनेंट इन ए चेक डिसऑनर केस फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 is a victim within the meaning of section 2 clause WA of CRPC, ठीक है? जो कंप्लेनेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 की कंप्लेंट्स के अंदर, ठीक है? जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ही इज़ एक्चुअली विक्टिम
तो वो विक्टिम ही है ना, क्योंकि जिसका चेक बाउंस हुआ है वही 138 की कंप्लेंट देगा ना। तो वो जो कंप्लेनेंट है वो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? विक्टिम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू ए ऑफ सीआरपीसी। ठीक है? अभी समझेंगे बात, आगे जाके बात समझ आएगी। बट एक बात हमारे को पता चल चुकी है कि जो कंप्लेनेंट है चेक केस में, उसको विक्टिम बोला जा रहा है। ठीक है? अब जो सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू ए ऑफ सीआरपीसी है वो बीएनएसएस में बन चुका है 2 क्लॉज वाई। ठीक है जी? तो आगे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हू कैन, मतलब वो जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, हू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्यूटल अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है? या आप बोल सकते हो प्रोवाइजो टू सेक्शन 413 जो नया सेक्शन है ऑफ बीएनएसएस। तो भई जो विक्टिम पार्टी है, वो कंप्लेनेंट पार्टी है चेक केस के अंदर, वो अपील लगा सकती है अगेंस्ट द एक्यूटल ऑर्डर। अगर उसमें एक्यूट कर दिया गया हो एक्यूज़ को, तो आप अपील कहाँ पे लगा सकते हो? अंडर द प्रोवाइज़ो ऑफ 372 सीआरपीसी या 413 ऑफ बीएनएसएस। आपको अदर कोई सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल परमिशन माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली अपील फाइल कर सकते हैं एज़ ए विक्टिम। क्योंकि अगर हम कंप्लेनेंट का प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो कंप्लेनेंट का प्रोसीजर जो है, वो कुछ और है। तो तभी वो आगे नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं कि सो ही नीड नॉट टू गो टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी, जो मौजूदा सेक्शन है 419 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है? आपको 378 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि कंप्लेनेंट पार्टी को जब अपील लगानी होती है, तो वो उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। मान के चलो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का फैसला हो, उसने एक्यूट कर दिया हो जेएमआईसी ने, उसके बाद जो है वो आपको हाई कोर्ट में जाके एज़ ए कंप्लेनेंट पहले पूछना पड़ेगा कि हम अपील लगा सकते हैं, हमारे को परमिट किया जाए। तो हाई कोर्ट अगर परमिट करेगी, देन आफ्टर जो है वो अपील लगाई जा सकती है। तो वो वाला प्रोसीजर अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली क्या ट्रीट करे जा रहे हैं? आपको हम नॉर्मली क्या ट्रीट कर रहे हैं? विक्टिम ट्रीट कर रहे हैं। तो आप विक्टिम बन के सेक्शन 372 सीआरपीसी की प्रोविज़ो में जो है नॉर्मल अपील सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं, सेशन जज के पास लगा सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के फैसले के खिलाफ। समझ अब समझ आई होगी बात, क्योंकि अगर हम कंप्लेनेंट को कंप्लेनेंट बोली जाएँ, तो फिर वो जो पहले मतलब चला आ रहा था, ठीक है? तो कंप्लेनेंट को अगर अपील लगानी है, तो फिर वो वहाँ पे जो है, ठीक है, उस प्रोविज़न का यूज़ करता था 378 सबसेक्शन 4 का स्पेशल जो प्रोसीजर है। बट आपको वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नॉर्मली प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यू आर द विक्टिम इन द चेक बाउंस केसेस। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिस्टिंक्शन क्लियर कर दिया है दोनों वर्ड्स के बीच। तो सुप्रीम कोर्ट मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंप्लेनेंट एंड विक्टिम वर्ड। ठीक है? तो समझेंगे एक बार इस बात को कैसे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें बताई गई। ठीक है? पहली चीज़ कि इफ ए कंप्लेनेंट इज़ नॉट ए विक्टिम, इफ ए कंप्लेनेंट इज़ नॉट ए विक्टिम एंड द केस इज़ इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट, then section 378 subsection 4 of CRPC for 19 subsection 4 of BNSS requires seeking leave to appeal। बात समझने वाली है। कह रहे हैं कि अगर कंप्लेनेंट इज नॉट द विक्टिम, क्योंकि कई बार जो है हमारे को, अब थोड़ा-सा मतलब जनरली केसेस पे आ जाइए, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो जो विक्टिम पार्टी होती है उसी को कंप्लेंट फाइल करनी होती है। ठीक है? तो उसमें हम कंप्लेनेंट भी उसी को मानते हैं, विक्टिम भी उसी को मानते हैं। बट अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें, कई बार कुछ बीएनएसएस के प्रोसीजर के तहत आपको देखने को मिलेंगे कुछ केस कि अपना, ठीक है, वो कंप्लेनेंट पार्टी कोई और होएगी और विक्टिम पार्टी जो है वो कोई और होएगी। ठीक है? तो मतलब क्राइम किसी और के साथ हुआ, उसकी कंप्लेंट जो है कोई और फाइल करने जा रहा है। जैसे क्राइम एक्स व्यक्ति के साथ हुआ, बट कंप्लेंट फाइल करने जा रहा है एक्स का फादर। तो उस केसेस में जो है वो कंप्लेनेंट डिफरेंट हो जाते हैं और विक्टिम डिफरेंट। तो ये बात कही जा रही है कि इफ ए कंप्लेनेंट इज नॉट ए विक्टिम, अगर कंप्लेनेंट जो है वो कोई और है, जैसे मान के चलिए एक्चुअल विक्टिम का फादर है, ठीक है? तो कंप्लेनेंट इज नॉट ए विक्टिम एंड द केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन द कंप्लेंट, और कोर्ट में जो केस गया वो कंप्लेंट के थ्रू गया जी।
तो देन सेक्शन 378 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर्स सीकिंग लीव टू अपील। तो भाई अगर आपको अपील लगानी है, फिर आप विक्टिम तो हो नहीं, तो इस वजह से आप 372 ऑफ सीआरपीसी यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको वो स्पेशल प्रोसीजर जो 78 सबसेक्शन 4 वाला है, वो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए बिकॉज़ यू आर नॉट द विक्टिम, यू आर ओनली द कंप्लेनेंट। ये यहाँ तक बात समझ आई? दूसरी बात, if the complainant is also a victim, if the complainant is also a victim, they can choose to proceed under proviso to section 372 CRPC, मतलब for 13 of BNSS, which provides the right to appeal as a victim without the need for special leave. अगर कंप्लेनेंट ही विक्टिम है, दूसरी बात करें, अगर कंप्लेनेंट ही विक्टिम है, ठीक है? तो मतलब विक्टिम भी आप ही हो, कंप्लेनेंट भी आप ही हो, फिर आपको वो स्पेशल प्रोसीजर हाई कोर्ट जाने वाला अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप नॉर्मली सेशन कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है? अब बात समझ आ गई होगी क्योंकि ऊपर यही बात कही गई है कि 138 में विक्टिम भी आप ही हैं और कंप्लेनेंट भी आप ही हैं, तो फिर आप भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, सेशन कोर्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है? आपको हाई कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये केस जो है वो रिलेट करते हैं जी सेक्शन 2 क्लॉज़ वाई ऑफ बीएनएसएस क्योंकि वहाँ पे विक्टिम डिफाइन है और सेक्शन 413 प्रोविज़ो एंड सेक्शन 419 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस। ये मैंने तीनों नई प्रोविज़न्स लिखी हैं और जो मेन पॉइंट है इसमें वो ध्यान रखेंगे दोबारा कि इवन इफ द विक्टिम नॉट फाइल द कंप्लेंट, ठीक है? चाहे विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल ना भी करी हो क्योंकि उसके हो सकता है किसी रिलेटिव ने कर दी हो, देन आल्सो ही कैन फाइल द अपील अंडर सेक्शन 413 प्रोविज़ो। फिर भी आप अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सॉरी सेशन कोर्ट जो है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि आपने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, तो फिर आप अपील लगा ही नहीं सकते। दैट इज़ टू द सेशन कोर्ट एक्सेट्रा जो नॉर्मल कोर्ट बनती है, बट नो नीड टू प्रोसीड अंडर सेक्शन 419 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है? बट आपको स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब विक्टिम के लिए ये रेमेडी उन्होंने क्लियर करी है। तो विक्टिम के ऊपर अगर लेबल जो है वो कंप्लेनेंट का लगा हुआ है, तो कोई चक्कर नहीं है। उस लेबल के बेसिस पे नहीं आप जाएँगे। आप अंदर से तो विक्टिम ही है ना, तो इस वजह से आप विक्टिम बन के नॉर्मल वो प्रोविज़न के तहत जो है वो आप सेशन कोर्ट या जो भी नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट बनती है वो हाई कोर्ट, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको स्पेशल लीव लेने की कोई ज़रूरत परमिशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्लियर होगी होंगी। तीनों जजमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, बीएनएसएस या सीआरपीसी से रिलेटेड बोल सकते हैं।